Good morning everyone. Hope you are doing well in your life. आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चालू कर रहे हैं. कल थोड़ा सा पढ़ाया था, जिस्ट दिया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चालू करने से पहले कितने बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक क्या होती है? कितने बच्चों को पता है कैश बुक क्या होती है? कैश बुक में कितने तरीके की कैश बुक होती है? दो. पहला सिंगल कॉलम. ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के बैंक कॉलम के लिए है. अब थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है, प्लीज. आगे बढ़ेंगे बाद में, दोबारा से पहले समझते हैं. अब डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, ये आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे. कोई मुझे बता सकता है हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते क्यों थे? कि भाई बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, मुझे भी तो पता होना चाहिए मैं कितना पैसा डाल रहा हूं, कितना पैसा निकाल रहा हूं. तो उसके लिए जैसे कि अभी हम कैश वाली चीज को भूल जाते हैं, अभी सोचते हैं केवल बैंक की है. तो ये वाली साइड आपकी रिसीप्ट साइड होती थी, हाँ या ना? और ये वाली साइड आपकी कौन सी साइड होती थी? पेमेंट साइड होती थी. बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको बताना चाहता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ाने के लिए 10 टीचर पे 10 तरीके होंगे. 10 बुक में 10 तरीके होंगे और सारे तरीके सही होते हैं. आप जिसको समझ जाओ उसी तरीके से करने की स्टार्ट करना. कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, गलती समझना इंपॉर्टेंट है. गलती ठीक करना तो आप सीख जाओगे आराम से, ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो बनाई है हमने डबल कॉलम कैश बुक, इसमें डेबिट साइड रिसीट यानी पैसा आना और क्रेडिट साइड मतलब पैसा जाना. अब ये जो साइड है, केवल ये वाली जो साइड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाली जो साइड है बैंक वाली, ठीक है, इसमें आप क्या लिखते हैं बेटा? बैंक में गया, जो पैसा बैंक में गया और बैंक से पैसा निकला. दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कल भी थोड़ा सा यही रिपीट किया था. सपोज करो आपके बैंक में 5 लाख रुपए थे, तो वो किस साइड आएंगे? रिसीप्ट साइड में या पेमेंट साइड में? रिसीप्ट साइड में. मतलब मैं बैलेंस लिख दे रहा हूं इन शॉर्ट कि बैलेंस था मेरा, कितने रुपए का बैलेंस था मेरे पास? ये 5 लाख किसके अकॉर्डिंग था? बैंक के अकॉर्डिंग था या आपके अकॉर्डिंग बैंक में था? वर्ड का मतलब समझना. बैंक बोल रही थी 5 लाख है या आप बोल रहे थे कि मेरे बैंक में 5 लाख है? हम बोल रहे थे कि बैंक में. कैसे बोल रहे थे? क्योंकि ये कैश बुक आप बना रहे हो. आप बैंक गए, बैंक, अब बैंक में जाके आप बैंक वाले से पूछते हो भैया मेरा करंट अकाउंट होगा, बिल्कुल है, कॉमर्स ज्ञान के नाम से, उसमें कितने रुपए पड़े हुए हैं? कि भैया 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं. तो यानी बैंक में भी 5 लाख है और आपके अकॉर्डिंग भी कितने हैं? आप तसल्ली होगी आप लोगों को, आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हम लोग कि हम लोगों का हम जो सोच रहे थे बैंक में उतना ही बैंक में. बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको बार बार बताएगा. कभी कभार बैंक चिढ़ जाता है कि भैया, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं बार बार चिढ़ जाते हैं कि भाई क्या पूछे जा रहे हो, एक काम करो, एक बुक तुम रखो, इसको प्रिंट करा लिया करना. इस बुक को हम बोलते हैं पासबुक. इस बुक में आप कुछ नहीं कर सकते. पासबुक में कौन कर सकता है? बैंक. पासबुक छापेगा कौन? बैंक. तो यानी इन शॉर्ट जब भी मैं पासबुक बोलूंगा तो पासबुक का मतलब है कि बैंक, और कैश बुक का जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा तो कैश बुक का मतलब है कैश बुक बैंक कॉलम. ठीक है ना. अब मैं आपसे दोबारा से एक बात रिपीट करता हूं कि अब आपने एक पेमेंट किया फर्नीचर खरीदने के लिए. किसके लिए? अब मैंने पेमेंट करा, तो जब मैं पेमेंट किया तो मैंने उसको कैश ना दे के चेक दिया. गोदरेज लिमिटेड से मैंने 30,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीदा और मैंने उसको चेक दिया. अब मैं गोदरेज के पास जाऊंगा, उसको चेक दूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मेरे कैश बुक में वो कौन सी साइड आएगा? डेबिट या क्रेडिट साइड में? पेमेंट किया, मैंने पेमेंट कर दिया बाय गोदरेज के नाम से कि गोदरेज वालों को मैंने पैसा दिया. कैश में दिया है बेटा या कैश चेक में दिया? बैंक में दिया. कितने रुपए का दिया? तो अब मैं अगर सोच के देखूं 5 लाख मेरे पास थे, 30,000 मेरे पास चले गए, तो यानी मेरा अभी भी बैलेंस कितना रुपया बच रहा होगा? यानी मेरा बैलेंस बचना चाहिए कितना? अब सुनना प्लीज, शांत हो जाए बेटा. अब वो गोदरेज के पास गया, चेक गोदरेज के पास आ गया,
गोदरेज ने वो चेक अपने पॉकेट के अंदर रखा, गले के अंदर रखा, और उसने सोचा कि मैं आज चेक को नहीं जा रहा बैंक में देने, मैं कल जाऊंगा। कल जाके उसको पता लगता है कि भैया कोई छुट्टी थी, ऑफ था। फिर वो सोचता है परसों जाऊंगा। परसों क्या था? सैटरडे था। फिर वो था संडे। तो 3 दिन तक उसका चेक तो गया नहीं। अब मैं घर पे आया, मैंने अगले दिन चेक करा, तो मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। पर बैंक में फिर मैंने बैंक को क्या कहते हैं अपनी पासबुक निकाल के चेक करी, पासबुक में कितना चेक कर रहा है। पासबुक इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, कहते भी कितने मिसमैच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये मिसमैच क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि उसने चेक। तो जब हम अपनी पासबुक को, बेटा दोबारा चेक करना, जब हम अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच करते हैं उसको बोलते हैं रिकंसिलेशन। क्या बोलते हैं? अगर दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर दोनों में कोई ऊपर नीचे हो रखा है, उतार चढ़ाव आ रखा है, तो उस उतार चढ़ाव को आप ठीक करेंगे। दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये होता क्यों है? ये ज्यादातर होता है टाइमिंग की वजह से। भला आपने चेक दिया, उसने चेक डाला ही नहीं, आपके पास चेक आया, आप आलस में हो गए, आप गए ही नहीं, या फिर लाइट नहीं आई, कनेक्टिविटी नहीं आई, कुछ चीजें आपको पता नहीं थी, बैंक ने बढ़ा दी, कुछ बैंक ने घटा दी, कुछ पता नहीं लग पाया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कि होता कैसे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। तो हम शुरुआत में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किसी बुक में प्लस माइनस करके बनाते हैं, किसी बुक में डिटेल अमाउंट करके बनाते हैं। आप जो मेथड चाहो वो अपनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से बनेगा? पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, कुछ इस तरीके से बनता है ये फॉर्मेट। अगर आपको कुछ चीज प्लस करनी है तो ऊपर लिखेंगे, और कुछ चीज माइनस करनी है तो नीचे लिखेंगे, और जो आंसर आएगा उसको आप यहां पे लिखेंगे। ये कुछ इसकी स्टेटमेंट होता है। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को क्वेश्चन चालू करने को 4 तरीके होते हैं क्वेश्चन चालू करने के। पहला तरीका होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको डेबिट बोलते हैं, इसको फेवरेबल बोलते हैं, और इसका जो आंसर होता है वो अमाउंट सेक्शन में लिखे जाएंगे। सबके जो अमाउंट होते हैं वो अमाउंट सेक्शन में लिखेंगे, और प्लस में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे? प्लस में। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट ये फेवरेबल होता है, इसको प्लस में लिखा जाता है। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। ओवरड्राफ्ट ये माइनस में होता है। बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक ये डेबिट में होता है, ये अनफेवरेबल होता है। ओके, अब बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, पासबुक फेवरेबल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। माइनस का मतलब होता है ये एक तरीके का लोन है आपके ऊपर। क्या चीज है? लोन। और प्लस का जो साइन है इसका मतलब ये आपका पैसा खुद का है, ध्यान रखना। माइनस का मतलब होता है ये आपके लिए क्या है? ये लोन है। और प्लस का मतलब होता है ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। अब स्क्रीन पे देखते हैं, जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट कैश बुक या कैश बुक लिखा हुआ हो तो केवल प्लस एंड माइनस जो भी करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। भैया नहीं समझ में आया, मैंने कहा ये बात को सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, वैसे भी यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है, आगे चल के समझा दूंगा। पासबुक अगर दे रखा है फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट पासबुक दे रखा है, तो इसको आप क्या कहते हैं? माइनस का, वो क्या कहते हैं, इसमें पासबुक में प्लस माइनस कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस होते क्या है, कैसे होते हैं, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम चेक की एंट्रियों से चालू करेंगे, और फिर धीरे 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 एंट्रीज पे चलेंगे। कुछ 5-6 एंट्रीज होती हैं जो आती हैं इसमें बार बार, और कुछ नहीं है। स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज। सबसे पहले चेक डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट।
चेक डिपॉजिट का मतलब है पैसा आना, चेक डिपॉजिट का मतलब है, डिपॉजिट की स्पेलिंग गलत है ना मैंने, सबसे पहले डिपॉजिट करते हैं यानी पैसा आपके पास आया है, क्या हुआ है, पैसा आया है। इस डिपॉजिट को हम दूसरा नाम देते हैं सेंड फॉर कलेक्शन। इस डिपॉजिट को दूसरा नाम देते हैं रिसीव्ड, और एक और नाम देते हैं बैंक कलेक्टेड, बैंक कलेक्टेड। मत करो, स्क्रीन पे देखें, यानी चेक डिपॉजिट का मतलब है हमारे पास पैसा आया, सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब है हमारे पास पैसा आया, रिसीव्ड हुए तो हमारे पास पैसा आया, बैंक कलेक्टेड हुए तो हमारे पास पैसा आया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं स्टेटमेंट्स को क्या होता है इसमें। पहला स्टेटमेंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड फॉर प्रेजेंटेशन। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। अब आप ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से, अगर आप 31 मार्च 2023 को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो 3 डेट्स दे रखी हैं आपको, एक दे रखी है 5 मार्च की, एक दे रखी है आपको 31 मार्च की, और एक दे रखी है आपको 23 अप्रैल की। मैं पूछ रहा हूं, एक चेक 5 मार्च को आपने बैंक में डाला और वो क्लियर हो गया, तो इस चेक को हम क्या मानेंगे, क्लियर। एक चेक को आपने 31 मार्च को डाला और वो 31 मार्च को ही क्लियर हो गया, तो इसको भी क्या मानेंगे हम, एक चेक को आपने 23 अप्रैल को डाला और वो 23 अप्रैल को क्लियर हुआ पर वो डेट के बाद क्लियर हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे, अनक्लियर। दोबारा से समझते हैं बेटा प्लीज। एक चेक मैंने 5 मार्च को डाला, स्क्रीन देखिएगा अपने, बैंक में रखा और वो क्लियर हुआ 7 मार्च को, डेट से पहले डिपॉजिट किया बैंक में और डेट से पहले ही वो क्लियर हो गया, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, क्लियर्ड। फिर एक चेक मैंने 10 मार्च को डाला और वो क्लियर कब हुआ, 31 मार्च को, डेट से पहले डाला और डेट वाले दिन ही वो क्लियर हो गया, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, क्लियर। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक 10 मार्च को एक और डाला मैंने चेक और वो क्लियर कब हुआ, 23 अप्रैल को, डेट से पहले चेक डाला पर डेट के बाद वो क्लियर हुआ, तो इसको क्या मानते हैं, अनक्लियर। समझ में आ गई इतनी बात। डेट से पहले कोई भी चेक डालते हो और कोई भी चेक क्लियर हो जाता है तो क्लियर होता है, डेट से पहले कोई चेक डालते हो और वो बाद में क्लियर होता है तो उसको क्या मानेंगे, अनक्लियर चेक। क्या मानेंगे, अनक्लियर चेक। एक स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे को बताइएगा क्लियर है या अनक्लियर है चेक, ठीक है, बस इतना बताना है। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। आप 31 जून तो होती नहीं है, 30 जून 2023 को आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अ चेक ऑफ ₹80,000 was deposited in the bank on 25th June 2023, which was cleared on 7th July 2023। प्लीज बोलना मत, आप सोचे क्या होगा, ये क्लियर है या अनक्लियर। जब तो मैंने अब ये जब स्टेटमेंट लिखा तो मेरा क्वेश्चन ये पूछना था कि बेटा ये चेक क्लियर है या अनक्लियर है 30 जून को, तो सीधी सी बात है, क्लियर 7 जुलाई को हुआ है, 30 जून पे तो ये क्या होगा, अनक्लियर। और ध्यान रखिएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में
अनक्लियर अमाउंट से ही मतलब होगा, क्लियर अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना? चलो अब स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ा सा। और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। एक कैश बुक होती है, यहां पे कैश बुक का मतलब होता है बैंक कॉलम जो कि आप बनाते हो, हाँ या ना? एक होती है पासबुक जो कि बैंक बनाता है, और आप चाहते हो कि इन दोनों का जो अमाउंट आए वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। शुरुआत में साल जब महीना चालू होता है तो 5 लाख रुपए आपके कैश बुक शो कर रहा था, 5 लाख रुपए ही आपकी पासबुक शो कर रहा था। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और ये जो आप बना रहे थे, आप बना रहे थे 31 मार्च 2024 को। स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, फिर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब बताऊंगा। ठीक है? अ चेक ऑफ ₹30,000 was deposit but was not clear by the bank। इस स्टेटमेंट का मतलब कितने बच्चों को पता है? प्लीज रेज योर हैंड। आपने डिपॉजिट किया है पैसा, यानी आपके पास पैसा आया होगा, बैंक ने वो पैसा क्लियर किया या नहीं किया? नहीं किया। तो सबसे पहले क्या होता है, अब एक नॉर्मल सिनेरियो समझते हैं। जब हमारे पास कोई चेक आता है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, और जब आप लिखोगे तो आप किधर लिखोगे? कैश बुक में। अब आपके पास पैसा आया है तो आप प्लस करोगे माइनस? तो आपने 30,000 प्लस कर दिए होंगे अपने कैश बुक में। वो बैलेंस कितना दिखा रहा होगा अब? और वो चेक आपने कहीं बैंक में डिपॉजिट करने पर बैंक ने वो डिपॉजिट करने के बाद वो क्लियर, इसकी कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगी। आपके पास अभी बैंक में कितने रुपए दिखा रहा है? जब आप बैंक गए और आपने देखा कि आपके बैंक में कितने रुपए दिख रहे हैं? 5 लाख, और आपके पास कितने दिख रहे हैं? तो ये मिसमैच हो गया या नहीं हो गया? स्क्रीन पे देखें प्लीज, ये मिसमैच हो गया या नहीं हो गया? अब इस मिसमैच को ठीक करने के लिए या तो मैं 30,000 रुपए यहां से माइनस करूं, या फिर 30,000 रुपए में यहां पे, दोनों में से एक चीज कर सकता हूं मैं, हाँ या ना? दोनों में से एक चीज कर सकता हूं, बट कौन क्या चीज करनी चाहिए? माइनस या प्लस? ये आपका बैलेंस से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? अगर आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर, या बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक, तो आपको कैश बुक में प्लस माइनस करना है। अभी मैंने स्टेटमेंट दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो किससे करना चाहिए आपको? माइनस। पर अगर मैं बोल देता बैलेंस एज पर पासबुक प्लस, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसे ही। कैश बुक इक्वल टू पासबुक 1 लाख। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। इस बार क्या दे रखा है? बैलेंस। स्क्रीन में देखिएगा, अ चेक ऑफ 30,000 डिपॉजिट आउट ऑफ विच 10,000 वॉज अनक्लियर। साफ साफ बता दे कितने रुपए का, कोई डेट नहीं दे रखी अभी। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करने बैठा तो मुझे इतना पता था कि भाई कैश बुक है पासबुक है, कैश बुक पे 1 लाख रुपए, पासबुक पे 1 लाख रुपए, दोनों बराबर में, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। फिर एक चेक आया 30,000 रुपए का, तो मैंने सबसे पहले कैश बुक में 30,000 रुपए जोड़ लिए होंगे, हाँ या ना? मेरे बैलेंस कितना दिखा रहा है अभी? 1 लाख। पासबुक कितने की दिखा रहा है अभी? 1 लाख की। जब वो बैंक में गया तो बैंक ने उस 30,000 में से, चेक में से कितने हजार के चेक क्लियर किए? चेक करो, 30,000 के थे, अनक्लियर 10 हैं, तो क्लियर कितने होंगे? मैंने बोला था क्लियर से कोई मतलब, यानी पासबुक में 20,000 रुपए बढ़े हुए थे। तो पासबुक कितना बैलेंस शो कर रही थी, और कैश बुक कितना शो कर रही थी? तो अब गलती 10,000 रुपए की है। अब मुझे पता नहीं कि माइनस करूं प्लस करूं, वो बैलेंस एज पर। अब पासबुक के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बराबर करने के लिए? बस हो गया, बात खत्म। इतना सा काम था ये, इतना सा काम था।
समझ में आया? अब ये मेरी डिपॉजिट की एंट्री थी, अब मैं ड्रॉन की एंट्री बता रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन पे देखिए। ड्रॉन मतलब चेक दिया किसी को, इशूड मतलब चेक दिया किसी को, पेमेंट मतलब चेक दिया किसी को, ठीक है ना? ये चेक देना होता है, इससे पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है, पैसा जाता है, ठीक है। नाउ दोबारा से मैं कंडीशन दे रहा हूं बेटा, स्क्रीन पे देखिए। कैश बुक थी इक्वल टू पासबुक थी, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख थे, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख थे। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है आपको, बैलेंस एज पर क्या दे रखा है? पासबुक। तो पासबुक में आप करेक्शन कर सकते हैं सही है गलत का, पहले गलती दोनों में करते हैं क्या हुई। चेक ड्रॉन 50,000 आउट ऑफ विच 20,000 वॉज क्लियर। कितने का चेक ड्रॉन किया? 50,000 का चेक का ड्रॉन का मतलब क्या होता है? पैसा आना है या पैसा जाना? तो आपने खुशी खुशी सबसे पहले आपने चेक काटा और आपने किस में लिखा होगा सबसे पहले? तो माइनस कर दिए होंगे कितने रुपए? खैर खुशी खुशी तो नहीं करे होंगे। 50,000 रुपये आपका बैलेंस दिखा रहा था, अब वो उसमें से बैंक ने कितना क्लियर किया? मैंने बोला क्लियर से कोई मतलब नहीं होता, तो यानी 20,000 रुपये तो क्लियर हो चुके हमारे। तो यहाँ पे कितने बचे? जो अनक्लियर है वो कितने का है? 30 का। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दोनों बराबर पे है या नहीं है? बराबर पे करने के लिए बैलेंस एज पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया आपको? अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के ऊपर, लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन डू। इसी के ऊपर दे रहा हूँ मैं, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, कैश बुक इक्वल टू पासबुक। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक। चेक इशूड 50,000 was cleared in the passbook but was omitted in the cash book। omitted का मतलब होता है भूल जाना। अब बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग करना है, बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। स्क्रीन पे देखें, माइनस, आंसर चेक करते हैं, माइनस है या प्लस है चेक करते हैं। चेक इशूड कितने के हुए बेटा? और वो क्लियर कहां पे हो गए हैं? यानी इशूड का मतलब आना या जाना? तो 50,000 रुपये माइनस कर दिए हमने पासबुक में, कैश बुक में नहीं, क्योंकि साफ साफ बोला है उसने पासबुक में क्लियर हुए हैं। और कैश बुक में आप भूल गए, साफ साफ बोला है ओमिटेड इन द, यहां पे आप कुछ कर नहीं पाए, तो यहां पे कितने रुपए दिखा रहे हैं? अब बैलेंस एज पर क्या बना रहे हो अब? तो पासबुक में प्लस माइनस कर सकते हो। अब इसको दोनों को बराबर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर कल की क्लास होगी इस पर, ठीक है ना? यहीं तक का पढ़ाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कल इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, ठीक है? इकोनॉमिक्स की। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपको, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑफ ₹100। अब मैं यहां पे कैश बुक लिखूंगा और यहां पे क्या लिखूंगा? कितने रुपए की? 1 लाख इक्वल टू, अब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होती है। ये क्रेडिट और डेबिट को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, बट अभी ये जान के चलो कि बैंक की जो ब्याज होती है, स्क्रीन में देखें प्लीज, स्क्रीन में देखें, बैंक की जो ब्याज होती है वो बैंक अकाउंट को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। बैंक इंटरेस्ट आपको बढ़ाएगी, मतलब आपको ब्याज मिली है। कितने रुपए की ब्याज मिली है?
और बैंक की ब्याज जब मिलेगी तो वो सबसे पहले पासबुक में मिलेगी या कैश बुक में मिलेगी? तो सीधी सी बात है, उसके बैंक में बढ़ जाएगा, 100 रुपये बढ़ जाएगा। और ये ज्यादातर ब्याज की चीजें आपको पता ही लग पाती। अब आपने कैश बुक में बढ़ाई नहीं है तो कैश बुक कितनी है? 1 लाख। तो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से क्या करना चाहिए? आप इतना सीख गए हैं, आप 80% ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सीख चुके हैं। बस आपको बस फॉर्मेट वाइज में समझाना है और सारे क्वेश्चंस को एक एक बार करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।